नमस्कार दोस्तों, हिमाचली उथाडा में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो जो है वो बीएड सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, बहुत सी वीडियोस में आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है और आज से जो है हम बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बुक मैं पहले ले रहा हूँ जिसे हम कवर करेंगे वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो दोस्तों, हफ्ते में आपको 2 से 3 वीडियोस छोटी छोटी 10 से 15 मिनट की मिल जाएंगी, जिसमें कि हम धीरे धीरे इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे ये जो है इसके कुछ एक बिल्कुल थोड़े से इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूं अपनी वीडियोस के माध्यम से। वो आपने ज़रूर पेपर में लिखनी है, लेकिन सिर्फ इन वीडियोस को देख के अगर आपको लगता है आपके बहुत अच्छे नंबर पेपर में आ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने घरों पे हैं और आपका एक बहुत सा टाइम जो है अगर देखा जाए तो वो वेस्ट हो चुका है। घर में बैठ के हम उतना नहीं पढ़ पाते जितना हम क्लासेस लगा के पढ़ते हैं। तो ये एक एफ़र्ट है आप सबकी हेल्प करने के लिए, एक रूटीन में आपको लाने के लिए, जिसमें कि आपकी स्टडीज़ जो है वो साथ साथ चलती रहें, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद हमें मालूम नहीं कितनी जल्दी आपके पेपर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए मैं छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहा हूँ। पिछले सेमेस्टर की भी कुछ वीडियोस मैंने डाली थी, वो एग्ज़ाम से तुरंत पहले डाली थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती थी। ये वीडियोस भी कुछ उसी तरह की रहेंगी। अगर आपको इनमें कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ आपको गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ साथ में वीडियोस को देखते ज़रूर रहिएगा दोस्तों। ये वीडियोस मैं तभी कंटिन्यू करूँगा अगर इन वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे तभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और अगर व्यूज़ ना आए तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक बार एक सेशन जो होता है बीएड का उसमें हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर उतने व्यूज़ ना आ पाएँ तो अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ 400 500 या 600 व्यूज़ के लिए वीडियो बनाना इतना मेहनत इसमें लगता है तो उतना मज़ा उसमें नहीं आता। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं या कोई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वीडियो का लिंक आप दे दीजिए करें, ताकि व्यूज़ ठीक से आएँ और मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोज़ बनाने की। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइम टू टाइम मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस डालता रहता हूँ। आज जो हम बुक ले रहे हैं वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, कोर्स कोड है 7। इसमें जो है फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर जो है कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट्स में जाइएगा, अभी तो आपको प्लेलिस्ट नहीं दिखेगी, कुछ टाइम के बाद ये प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, जिसमें आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो भी नई वीडियोस आएंगी वो 1 2 3 नंबर करके उसमें आती जाएंगी। आप फ्यूचर में भी इन वीडियोस को आराम से घर बैठकर फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये सब जो थे एक जैसे ही वर्ड्स हैं। हम इसमें क्या देखेंगे, पहले ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर में। मेजरमेंट का कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और फंक्शन देखेंगे। असेसमेंट कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, टाइप, प्रिंसिपल, वेज ऑफ डिजाइनिंग असेसमेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेज, ये पढ़ेंगे। और इवैल्यूएशन में भी कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन रहेगा। टाइप्स क्या है इवैल्यूएशन की, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टेप क्या होते हैं इवैल्यूएशन के, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है इवैल्यूएशन के, और इवैल्यूएशन टेक्निक्स कौन सी होती हैं, ये हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम जो कुछ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि मेजरमेंट और असेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या रिलेशन है, और इन सब में फ़र्क क्या है। लास्ट में हम देखेंगे एग्जामिनेशन के साथ इन सब का क्या फ़र्क रहता है। तो बेसिकली दोस्तों, हम अगर आप पहली नज़र में देखें तो मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और हम इन्हें ऑफनली जो है एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं, बट मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में फ़र्क रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मेजरमेंट वाले कंसेप्ट इसको कवर करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने और आप आराम से चीज़ों को ध्यान में रख पाएँ। चलिए मेजरमेंट के ऊपर देखते हैं। इट रेफर्स टू ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली एंड आंसर द क्वेश्चंस हाउ मच। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट जैसे कि आपको हिंदी में पता है, मेजरमेंट का मतलब नाप नपाई से रिलेशन या नापना कुछ ऐसा रहता है। तो जब हम किसी ऑब्जर्वेशन को, जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं उसे क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर देते हैं और हाउ मच, कितना, इस बात का जवाब हमें मिल जाता है तो उसे हम मेजरमेंट कह देते हैं। क्वांटिटेटिवली मतलब जिसे हम क्वांटिटीज़ में 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 100, 200, 300
1 दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन, 3 दर्जन या 1 किलो, 2 किलो, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटीज़ में किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो मेजरमेंट है। ये बेसिक कंसेप्ट आपका हो गया मेजरमेंट का, सबको पता है। बट पेपर में लाइनें जो लिखनी है, आप जो लाइनें मैं दिखा रहा हूँ इनको लिख सकते हैं, लेकिन केवल इन नोट से आपका गुजारा नहीं चलेगा, बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन में आ जाएंगे तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स और न्यूमरल्स टू ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन सम मीनिंगफुल और कंसिस्टेंट मैनर अकॉर्डिंग टू सम वेल डिफाइंड रूल। कि किसी वेल डिफाइंड रूल के हिसाब से किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इवेंट को हम एक कंसिस्टेंट मैनर से सिंबल्स को असाइन कर सकें या क्वांटिटीज़ को असाइन कर सकें। तो ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है एजुकेशन में, और प्रिसाइज होती है मेजरमेंट और ऑब्जेक्टिव होती है इवैल्यूएशन से ज़्यादा। अभी इवैल्यूएशन हम पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रख लीजिएगा कि ये इवैल्यूएशन से ज़्यादा प्रिसाइज है और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इट इज़ मोर प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव एज कम्पेयर टू इवैल्यूएशन। अभी तो मीनिंग में आप डाल दीजिएगा, इंट्रोडक्शन में कुछ लाइनें डाल दीजिएगा। देन डेफिनेशन जो है आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा दी होंगी, मैंने ये 2 छोटी छोटी डेफिनेशन उठाई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जेपी गिलफोर्ड ने डिफाइन किया था मेजरमेंट को एज असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रूल के हिसाब से जब हम किसी ऑब्जेक्ट और इवेंट्स को न्यूमरल्स असाइन करते हैं तो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। ये जेपी गिलफोर्ड की है। देन टाइल्स ने डिफाइन किया था मेजरमेंट को एज असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो दोनों डेफिनेशन लगभग सेम है, बट आपको डेफिनेशन को एज इट इज़ लिखना होता है, अपने वर्ड्स में नहीं लिखना है। तो आप इन 2 डेफिनेशन के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और डेफिनेशन लिखना चाहते हैं अपनी बुक से जो आपको आसान लगे याद रखना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मेजरमेंट का क्या मतलब है? मेजरमेंट का मतलब है चीज़ों को क्वांटिफाई कर देना, ठीक है, और उन्हें जो है किसी रूल के अकॉर्डिंग जो है उनको न्यूमरल्स असाइन कर देना। अब देखिए, जैसे कि क्लासरूम में कितने बच्चे हैं वो भी आप मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टेम्परेचर नापना है तो आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हो, डिग्री सेंटीग्रेड्स में आपको वो जो है पता चल जाता है कितना है टेम्परेचर। तो ये सब आप एग्जांपल भी इसमें दे सकते हो मेजरमेंट में। बाकी आप अपनी बुक से जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। बेसिक आइडिया जो है जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मीनिंग एंड डेफिनेशन के बाद अब हम बात करेंगे, अभी देखिए मेजरमेंट की डेफिनेशन हमने देख ली। एक और चीज़, अगर मान लो मेजरमेंट पर ही क्वेश्चन आ जाता है तो कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में आप ये बात डाल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बुक से उठाई है, कि मेजरमेंट जो है आप किसी एक क्वालिटी की करते हो, किसी एट्रीब्यूट की करते हो, या किसी वेरिएबल की बात करते हो किसी भी बंदे में। जैसे मान लो मैं मैथमेटिक्स में कैसा हूँ, तो मेरा मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया जाता है, तो हम एक एबिलिटी को या एक क्वालिटी को या एक एट्रीब्यूट को ही हम मेयर करते हैं एट ए टाइम, ठीक है। देन प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट कन्वर्ट द वेरिएबल इनटू वेरिएट। मेजरमेंट से क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल है उसे हम वेरिएट में कन्वर्ट कर देते हैं और उससे हम इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इंटेलिजेंस को कैसे क्वांटिफाई करते हैं, आईक्यू लेवल, ठीक है। आईक्यू के नंबर दिए जाते हैं, 100 आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस लेवल 60 है, 50 है, 40 है, 30 है। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो इंटेलिजेंस को हम कैसे क्वांटिफाई कर रहे हैं, आईक्यू में, ठीक है। तो वेरिएबल को किस में चेंज कर रहे हैं, वेरिएट में चेंज कर रहे हैं, आईक्यू लेवल में हम चेंज कर रहे हैं। इसलिए मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्वांटिफिकेशन की प्रोसेस है जिसमें हम मेजरमेंट की यूनिट्स को असाइन कर देते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे उसका आईक्यू मान लो 50 है, उसका आईक्यू 60 है, तो क्या कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में क्वांटिफाई कर दे रहे हैं to the types of characteristics observed in behavior of individual or object during some observation or testing। तो टेस्टिंग के दौरान जो आया उसके हिसाब से हम क्वांटिफाई कर दे रहे हैं। तो आप ये लाइंस जो हैं ये लिख सकते हैं अपने नोट्स में, आप इन्हें ऐड कर लीजिएगा। देन अब हम बात करेंगे कि एजुकेशनल मेजरमेंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करके बताऊँगा। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेजरमेंट फैसिलिटेट्स असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब हमने देखा कि इस चैप्टर में हम मेजरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम असेसमेंट और उसके बाद हम इवैल्यूएशन को पढ़ने वाले हैं। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन तभी हो सकती है जब आप मेजरमेंट कर पाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसके मैथ में
वीक है या नहीं है, हमने ये इवेलुएट करना है या असेस करना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए उसके मैथ के सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर हमारे पास मार्क्स होंगे, जैसे कोई एक बच्चा है, ए स्टूडेंट है, उसके मैथ में 50 मार्क्स हैं, तो हम क्या इवेलुएट करेंगे, तो हमें मार्क्स से ही पता लगेगा कि वो बच्चा पढ़ने मैथ्स उसका ठीक नहीं है, या फिर हमारा मैथ का पढ़ाने का तरीका उसको सही नहीं है, या फिर हम जो मटेरियल दे रहे हैं वो इनफ नहीं है, या हमारे टीचिंग मेथड ठीक नहीं है। तो इवेलुएशन और असेसमेंट करने के लिए पहले तो मेजरमेंट की जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, मेजरमेंट इज ए फाउंडेशन ऑन विच बोथ असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन आर बेस्ड। ठीक है, अब असेसमेंट के अंदर क्या करते हैं, हम बच्चे को देखते हैं कि उसकी लर्निंग कितनी है, वो कैसे लर्न कर पा रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा अच्छी तरह से लर्न कर रहा है, उसका टेस्ट लेना पड़ेगा, टेस्ट में मार्क्स आएंगे, मार्क्स आना मतलब क्वांटिफाई करना, क्वांटिफाई करना मतलब मेजरमेंट करना। देन उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है, मेजरमेंट टूल कोमेंसुरेट विद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब कोमेंसुरेट का मतलब क्या है, यहाँ पर कोमेंसुरेट का मतलब है इन अकॉर्डिंग टू। तो जो हम अब देखिए मेजरमेंट करेंगे तो कोई टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टूल्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, जैसे क्वेश्चन पेपर हो गया, टेस्ट हो गए, क्वेश्चनर हो गए, या एक्टिविटीज़ कुछ करा ली जिसमें बच्चों का रिस्पॉन्स हम नोट करें। तो मेजरमेंट टूल जो होने चाहिए वो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आप बीएड कर रहे हैं तो आप जो भी बात करेंगे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से बात करेंगे। तो बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव रख के पढ़ाते हैं, तो हमें जो उसके हमने देखना है कि वो बच्चा उन ऑब्जेक्टिव्स को ग्रैस्प कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि कोई टेस्ट लेना पड़ेगा। तो जो टेस्ट है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसमें से हमें सही सही पता चल जाए। ठीक है, अब जो मेजरमेंट टूल हमने इस्तेमाल करना है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के लिए वो सही होनी चाहिए, इसमें सिर्फ इतना ही है। जैसे मान लो अगर आपने बच्चे को इवन ओड नंबर्स का और प्राइम नंबर का समझाना है कि ये वाले नंबर इवन हैं, ये ओड होते हैं, तो आप कैसे पता करोगे बच्चे को पता लगा कि नहीं लगा। आप क्या करोगे, आप उसके सामने बहुत सारे मिक्स नंबर रख दोगे और उसको बोलोगे कि इसमें से ओड नंबर छांटिए, इवन नंबर छांटिए और प्राइम नंबर छांटिए। तो आपका जो मेजरमेंट टूल होना चाहिए वो इन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया, आप अपनी चीज़ों को एग्जांपल से अगर समझाएंगे पेपर में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है मेजरमेंट एक्यूरेसी शार्पन्स थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप जैसे मान लो हिमाचल में कोई चीज़ 1 लीटर नापते हो, किसी लिक्विड को, 1 लीटर दूध आपने हिमाचल में लिया, 1 लीटर दूध आपने साउथ में ले लिया, मान लो चेन्नई में ले लिया, 1 लीटर दूध आपने अमेरिका में ले लिया। तो जब आप तीनों बोतलों को या तीनों 1 लीटर को आपस में कंपैरिजन करोगे तो एक बराबर, 1 लीटर हर जगह का एक बराबर है। ऐसा नहीं कि मेरा 1 लीटर ज़्यादा होगा आपका 1 लीटर कम होगा, सारा बराबर है। तो क्या है, स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि मेजरमेंट की एक्यूरेसी तभी सही आती है जब वो स्टैंडर्डाइज हो। जैसे कि मेरा 1 किलो और अमेरिका का 1 किलो आलू जो है वो एक बराबर है, तो क्या हो रहा है, एक्यूरेसी आ रही है। तो याद रखिएगा मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ताकि ये एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, बट ये इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए थे। तो क्या है, मेजरमेंट एक्यूरेसी शार्पन्स थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन होने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मेजरमेंट स्टैंडर्डाइज है तो ही मेजरमेंट की एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये आपने इसमें लिखना है, व्हेन द टूल्स ऑफ मेजरमेंट आर स्टैंडर्डाइज एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इम्प्रूव्स। क्वेश्चन पेपर क्या होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। जैसे मान लो आप क्वेश्चन अगर आप देखेंगे अभी, तो जो आपके बीएड के या अन्य पेपर होते हैं तो एग्जामिनर क्या करता है, पेपर में 50% क्वेश्चन ऐसे डालता है जो सब सॉल्व कर पाते हैं, 25 क्वेश्चन वो ऐसे डालेगा 25% जो सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं उनको आएगा। मीन्स कि 50 क्वेश्चन तो सीधे बुक की थ्योरी से आएंगे, फिर 25% क्वेश्चन जो आएंगे थोड़ा प्रैक्टिकल बेस पे आएंगे, और अगले 25% क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट तरीके के पूछे होते हैं, जो कि बहुत ही पढ़ने में इंटरेस्टेड है उनके जवाब दे पाता है। तो इस तरह का जो है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच रहती है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था। तो मतलब क्वेश्चन पेपर जो होने चाहिए वो कैसे स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं, थ्रू प्रॉपरली डिजाइंड मार्किंग स्कीम से
जो है किए जाते हैं। जैसे मान लो आप लेटर का फॉर्मेट बचपन में पढ़ते थे तो आप क्या देखते थे कि लेटर का जो है एक बॉडी के अलग मार्क्स होते हैं, सैल्यूटेशन के अलग मार्क्स होते हैं, ऊपर जो आप एड्रेस लिखते हैं उसके अलग नंबर होते हैं, लास्ट में जो आप थैंक यू या रिगार्ड्स कहते हैं उसके अलग नंबर होते हैं। तो क्या था, एक मार्किंग का स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर रहता था लेटर में। तो आपकी मेजरमेंट तभी इंक्रीज होगी जब आपकी स्टैंडर्डाइजेशन इंक्रीज होगी। तो मेरे हिसाब से मैंने इसको बहुत ज़्यादा एलेबरेट कर दिया है टॉपिक को, तो समझ आ ही गया होगा। अगर फिर भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट जो है, जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशनल मेजरमेंट की, वो ये है कि असाइनिंग नंबर की प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर। तो मेजरमेंट क्या है, इसमें आप नंबर्स को असाइन करते हो। ये तो मैं शुरू से आपको बताता रहता हूँ, इंडिविजुअल्स को आप नंबर को असाइन करते हो जब वह किसी पेपर के माध्यम से या किसी फिजिकली परफॉर्मेंस देते हैं अपनी। मान लो आपने किसी बच्चे का टेस्ट ले लिया, तो पेपर पे लिया, तो उसके बाद आप उसको मार्क्स देंगे। तो क्या है, ये भी एक मेजरमेंट है। मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू द इंडिविजुअल। ओके, तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना है। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है, मेजरमेंट शोज द फिनोमिना स्टेटस एट द पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए आपके टेस्ट जो है, अभी तो स्कूल्स में जैसे मंथली टेस्ट चले रहते हैं, ठीक है, एक महीने में टेस्ट होगा, दूसरे महीने में टेस्ट होगा, तीसरे महीने में टेस्ट होगा, और सभी महीने में आपके स्कोर अलग अलग रहते हैं। किसी स्कोर में आप अच्छा, किसी टेस्ट में आप अच्छा स्कोर लाते हो, किसी टेस्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं ला पाते हो। तो मेयरमेंट क्या है, मेयरमेंट शो द स्कोर ऑफ अटेम्प्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कि मेयरमेंट का जो आप स्कोर दिखाता है वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का दिखाता है, अलग अलग टाइम का नहीं। कि मैं से मान लो आज मेरे मैथ के पेपर में 20 में से 10 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे फॉरएवर जो है 10 ही नंबर आते रहेंगे। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम का रिजल्ट मुझे बताया जाता है मेजरमेंट के द्वारा, कि किसी पर्टिकुलर दिन पे या किसी पर्टिकुलर वार पे ये टेम्परेचर था, ठीक है। तो ये मेजरमेंट क्या है, इट शोज द फिनोमिना स्टेटस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम का रिजल्ट बताता है। देन यूज ऑफ मेजरमेंट टूल, तो हम ये मेजरमेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कौन कौन से मेजरमेंट टूल्स हो सकते हैं एजुकेशन में, क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, क्वेश्चनरी हो सकते हैं, चेकलिस्ट हो सकती हैं, रेटिंग स्केल हो सकते हैं, इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज हो सकती हैं। तो इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं एजुकेशनल मेयरमेंट की। अब हम बात करते हैं मेयरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इस संसार में हम सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ को मेयर करते हैं। 1 किलो दूध, 1 किलो सब्जी, आधा किलो कुछ और, इस तरह की चीज़ें हम लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो मुझे अपनी जगह से, मान लो मैं शिमला में रहता हूँ और शिमला से मुझे सोलन जाना है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं कि शिमला से सोलन कितनी दूर है। तो कैसे पता चलता है, जैसे मान लो शिमला से सोलन 60 किलोमीटर दूर है, होगा ज़्यादा कम होगा, मैं उसमें बीच में नहीं पढ़ता, मैं मान लो 60 से 70 किलोमीटर है, तो कुछ किलोमीटर है, तो उस हिसाब से मैं टाइम बता सकता हूँ कि लगभग मेरे को 2 घंटे जो है शिमला से सोलन जाने में लग जाएंगे। तो हमें जो है मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे हम बहुत सी चीज़ों को आगे जा कर के पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें इतना वक्त लगेगा वगैरह वगैरह। लेकिन हमने जो है पेपर में बीएड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड लिखना है, तो ये इंपॉर्टेंट आप एग्जांपल और कुछ भी देते रहिए, लेकिन ये चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है कि साइकोलॉजी एंड एजुकेशन जो है उसका जो एम है वो क्या है, इज़ टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। हम क्या करते हैं एजुकेशन में, स्टूडेंट के बिहेवियर को जानते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो सकें। तो एम क्या है साइकोलॉजी का और एजुकेशन का, इज़ टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, किसी बिहेवियर के एक एस्पेक्ट को समझना और उसे मॉडिफाई या चेंज करना। अब ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे पास, हमें ये उसके उस पर्टिकुलर बिहेवियर को जानने के लिए, मेयर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मीन्स नहीं होंगे, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट का कैसा बिहेवियर है वो हमें पहले मेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मेयरमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेयरमेंट नहीं होगी तो हम बच्चे का एटीट्यूड को नहीं देख सकते हैं, उसके बिहेवियर को नहीं देख सकते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे तो पहले तो पता होना चाहिए कि उसका मेयरमेंट का पता होना चाहिए। देन यहाँ पर ये मैंने एक छोटा सा जो है स्टेटमेंट बनाई है, इसे आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। साइकोलॉजी क्या करती है, साइकोलॉजी इंटरेस्टेड होती है टू स्टडी एंड मेयर पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स। पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको मेयर करने में ज़्यादा साइकोलॉजी का इंटरेस्ट रहता है। क्यों, ताकि हम बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकें या फिर पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज कर सके बच्चे की। साइकोलॉजी तो इसी से डील करती है, बच्चे का बिहेवियर पढ़ना, उसको मॉडिफाई करना ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सबकी।
तो इसके लिए क्या है, हमारे को पता होनी चाहिए उस बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका बिहेवियर पता होना चाहिए, उसके एप्टीट्यूड्स पता होने चाहिए। और वो कैसे पता चलेंगे, हमें उसके कुछ वेरिएबल्स पता होने चाहिए और फैक्टर्स पता होने चाहिए, जैसे आईक्यू लेवल हमें पता होना चाहिए किसी बच्चे का, इस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मेजरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम लास्ट जो है, इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं, मेजरमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो मेजरमेंट के जो है कुल मिला के 7 फंक्शंस हैं: क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन, कंपैरिजन, प्रिडिक्शन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डायग्नोसिस एंड रिसर्च। क्लासिफिकेशन में अब क्या है, देखिए इस पूरे संसार में कोई भी दो इंसान जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। वो सिर्फ फिजिकली डिफरेंट नहीं होते हैं, कुछ छोटे बड़े हाइट में ही डिफरेंट नहीं होते, बट मेंटल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से भी डिफरेंट होते हैं। मीन्स एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अब ये जो है रिसर्चेस से कंक्लूड किया जा सकता है कि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से आईक्यू लेवल के हिसाब से डिफरेंट है, उसके इंटरेस्ट्स के हिसाब से डिफरेंट है, एप्टीट्यूड्स के हिसाब से डिफरेंट है, पर्सनैलिटी के हिसाब से डिफरेंट है। और आपने देखा होगा पिछले साल, शायद आपने पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में, गैल्टन की बहुत सी थेरीज पढ़ी होंगी, एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे, उसमें उसने प्रूव किया है कि हर बंदा जो है उसके इंटरेस्ट डिफरेंट है, और ये हम सब जानते भी हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट टूल्स जो हैं उससे हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग बच्चों को, जैसे कि या फिर सेक्शंस बनाते हैं जिसमें हम कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, मिक्स कर देते हैं, कुछ जो है लो आईक्यू वाले बच्चों को हम अच्छे बच्चों के साथ मिक्स करके क्लासेस की सेक्शंस बना देते हैं। तो ये सब क्लासिफिकेशन जो है, हम मेजरमेंट होगी तो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देन सिलेक्शन के वक्त जो है ये मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? जैसे मान लो आपने स्कूल में कोई पोस्ट भरनी है, टीचर की पोस्ट भरनी है, एक पोस्ट है, 10 बंदे आ रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको उन 10 बंदों से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप मेजरमेंट करेंगे, आप उनका टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, फिर आप जो है उन सब में से बेस्ट को, बहुत जो सबसे बेस्ट होंगे उनको ले लेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। तो मेजरमेंट करना जरूरी है, तभी आप सिलेक्शन कर पाएंगे। देन इतने ही सिंपल शब्दों में मैं बोलूँगा। कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन पे आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं, क्वालिटी सबकी डिफरेंट होती हैं। तो टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, दो बंदों को कंपेयर कर सकते हैं, दो क्लासेस को कंपेयर कर सकते हैं, या दो ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं उनके रिजल्ट्स के हिसाब से। देन मान लो कोई इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू टेस्ट हम लेते हैं किसी का, और उसमें अगर हम मान लो कि अगर इस टेस्ट में 100 से ऊपर किसी का आईक्यू आता है तो वो इंटेलिजेंट है, अगर उससे नीचे आएगा तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो मान लो किसी पर्सन का जो स्कोर आता है वो 90 आता है, तो हम उसे बिलो नॉर्मल बोल देते हैं, और जिसका 100 से ऊपर आ जाएगा उसे हम अबव नॉर्मल बोल देते हैं। तो इससे ये क्या हो गया, आपका ये कंपैरिजन हो गया। आप आईक्यू टेस्ट से कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स के हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हो, दो इंडिविजुअल्स को, दो क्लासेस को, दो सेक्शंस को। देन प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन से क्या है, अब हमारे बहुत से डिसीजन जो डेली लाइफ के होते हैं उनमें हम प्रिडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एजुकेशन में भी प्रिडिक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आप बच्चों का टेस्ट लेते हो, साइंस में बच्चे के कितने मार्क्स हैं, मैथ में कितने मार्क्स हैं, तो उससे क्या है, हमें पता चल जाएगा कि बच्चा जो है आगे चल के मैथ में अच्छा चल सकता है, साइंस में अच्छा चल सकता है। तो ये प्रिडिक्शन हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम फोर टेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन में हम क्या कर सकते हैं, फोर टेलिंग कर सकते हैं। अब जितने भी रिजल्ट्स आते हैं टेस्ट्स के, या आपने इंटेलिजेंस टेस्ट लिए हैं किसी के, तो वहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चा जो है वो इस फील्ड में एक्सेल कर सकता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है, बड़ा सिंपल बात है। जब आपने बच्चे का टेस्ट लिया, बच्चे के किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए, तो आप उसे गाइड कर सकते हो कि आप ये बुक्स रेफ़र करो, आप यहाँ से पढ़ो, आप पढ़ने का तरीका ये रखो, और काउंसलिंग भी दे सकते हो उसको कि उसने फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, तो एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, गाइडेंस और काउंसलिंग का और मेजरमेंट का। ठीक है, अब क्या है कि डायग्नोसिस, सिक्स्थ पॉइंट आपका है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होगा, इसमें वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स आप देख सकते हैं बच्चों की। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जैसे हमने देखा था कि बच्चे का टेस्ट लिया, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी जगह में वीक है, कौन सी जगह में जो है वो सही है। तो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि बच्चे को क्या पता हमारे पढ़ाने का तरीका जो है वही समझ ना आ रहा हो, शायद हमारा एजुकेशन जो है रेमेडियल इंस्ट्रक्शन है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो ठीक नहीं है,
और हम रेमेडियल इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं डायग्नोसिस के हिसाब से। तो एजुकेशनल डायग्नोसिस से क्या है कि हम डिफरेंट टेक्निकल प्रोसीजर का इस्तेमाल करें और बच्चे को उस आइडिया को ग्रैस्प कराने में हेल्प कर सकें। जैसे कि मान लो 4th क्लास का कोई बच्चा है, वो अरिथमेटिक कंपुटेशन में या मैथमेटिक्स में जो है वो वीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे का ही फॉल्ट है, हो सकता है हमारा पढ़ाने का तरीका गलत हो। तो ये डायग्नोस करके हम रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस तैयार कर सकते हैं। देन रिसर्च, लास्ट पॉइंट इज़ रिसर्च। तो रिसर्च जो है, मेजरमेंट जो है वो रिसर्च में भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि फिज़िकल साइंस में जो है हमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है फिज़िक्स में, ठीक है। तो हमें एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल रिसर्चेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च से क्या होता है, चीज़ें धीरे धीरे रिफ़ाइन होती हैं और हम स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ आते हैं। तो मेजरमेंट से ही पता चलता है, पहली मेजरमेंट की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, फिर हमने देखा कि सारी मेजरमेंट एक जैसी आ रही है कि नहीं आ रही हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है हमारे फॉल्ट्स का वगैरह वगैरह का। तो रिसर्च में भी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेजरमेंट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव एंड डिपेंडेबल बेसिस फॉर कंपैरिजन, और जनरलाइजेशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। तो हमारे पास बहुत सारी मेजरमेंट लेते हैं और फिर वो उनकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं और फिर हम जनरलाइज्ड तरीके टेक्निक्स को डेवलप करते हैं। तो ये सारा रिसर्च में ही आता है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये ख़त्म होता है टॉपिक, आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने सजेशन अगर आपने कोई देने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट है आपको हेल्प करने के लिए। यहाँ पर हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा ना लगा हो, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबका पढ़ने का तरीका अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग है। तो अगर आपको इसमें कुछ मिसिंग लगा हो तो ज़रूर बताएं, लेकिन हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। और प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके डाउट्स कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगली वीडियो जो है आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, और हर वीकली बेसिस पर 1-2 वीडियोज़ में आपके लिए डालता रहूँगा। आप साथ साथ में अपनी बुक्स को भी फॉलो कीजिए। इतना ही मुझे कहना है, इस वीडियो पर ही टोटली डिपेंड मत रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब हिमाचली यूथ अड्डा।